हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली वाली टॉक में। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो ना कोई सोशल है, ना किसी एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है। वो बिलोंग करता है मुझसे, खुद से। जी हाँ, MTV रोडीज X4 विकास दा साइको, मेरा ऑडिशन बहुत वायरल हुआ। इनफैक्ट MTV ने उसको अपने चैनल पर फिर से मार्च के अंदर डाला। मैंने सोचा कि 2016 की बात है, इग्नोर करते हैं, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि MTV रोडीज खुद ही उसको बार बार अपने चैनल के ऊपर टेलीकास्ट कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी इसके ऊपर बात करूं। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे बहुत बार सवाल पूछा है कि उस एपिसोड में जो कुछ हुआ था वो क्या था, वो सच था, फेक था, या रोडीज रियल होता है, स्क्रिप्टेड होता है। हम वहां तक हम कैसे पहुंचे उस राउंड तक, या रोडीज में सिलेक्शन पाने के लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ ऑडिशंस होते हैं, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आते हैं। और मैंने उस वीडियो में एक किसी प्रोफेशन के भी बारे में बात की थी, उसको लेके भी बहुत सवाल आते हैं कि वो कैसे होता है, क्या वो सच है, झूठ है। तो आज मैं उन तमाम सवालों के जवाब देने आया हूं। जी हाँ, तो बात करता हूं शुरुआत से। साल था 2016 का, MTV रोडीज X4 का ऑडिशन। ऑडिशन हुआ था नोएडा के अंदर, नोएडा सेक्टर 62 के अंदर एक्सपो सेंटर में। उस समय MTV रोडीज के ऑडिशंस की अपडेट लगातार सबके पास पहुंच जाती थी। उनके इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या फिर टीवी पर इतना प्रमोशन होता था, सबको पता लग जाता था कि कौन सी सिटी में कब और किस जगह ऑडिशन होने वाला है। क्योंकि उस समय रियलिटी शो में सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात थी। एक चुनिंदा रियलिटी शोज ही थे उस समय, MTV रोडीज, MTV स्प्लिट्सविला, बिग बॉस और बाकी सिंगिंग एंड डांस रियलिटी शोज होते थे। क्योंकि उस समय इंटरनेट भी इतना बूम पर नहीं था, तो जो अब यूट्यूब पर जो हम इतना सारा कंटेंट बना पा रहे हैं, अलग अलग चीजें हम देख पा रहे हैं, उस समय वो सब एक्सेस हम सबके पास नहीं था। तो इसलिए हम उस समय टीवी पर ज्यादा से ज्यादा स्टिक रहते थे। वही एक एंटरटेनमेंट का साधन था उस समय। मैं बात करता हूं किस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने नोएडा में ग्रुप डिस्कशन राउंड था, मैंने वो दिया, उन्होंने एक फॉर्म दिया, मैंने वो फॉर्म फिलअप किया, वहां से मेरा सेकंड राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ। वो भी एक ग्रुप डिस्कशन था, राउंड 2। उस राउंड में कुछ 70 के आसपास लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें से एक मैं भी था। उसके बाद वहां से सिलेक्शन होता है पर्सनल इंटरव्यू, जो राउंड मेरा टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था। मैं 26 लोगों का सिलेक्शन हुआ था पर्सनल इंटरव्यू के लिए, उसमें से एक मैं भी था। लेकिन उस समय दिल्ली ऑडिशन में जिन लोगों को ऑडिशन टेलीकास्ट हुए थे ऑन एयर टीवी के ऊपर, वो मात्र 7 से 8 लोगों के ऑडिशन ही थे। जी हाँ, रूबल धनकर, वो सब मेरे साथ ही उस समय उस सीजन में ऑडिशन दे रहे थे। अब मैं बात करता हूं कि ये शो कितना फेक है या कितना रियल है। MTV रोडीज X4 उस समय अपने पीक पर था, क्योंकि रघु ने जस्ट शो को छोड़ा ही था। रघु जब तक उस शो के साथ जुड़ा हुआ था, शो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक था, बहुत रियल था, रियल ऑडिशंस होते थे। लेकिन जैसे ही रघु ने उस शो को छोड़ा, शो अपनी ऑथेंटिसिटी खो चुका था। जी हाँ, रघु का एक कॉन्सेप्ट था और बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट था कि उसके क्रू मेंबर या उसके टीम से रिलेटेड कोई भी उनके फैमिली मेंबर उस शो में ऑडिशन भी नहीं दे सकता था। तो किसी का भी नेपोटिज्म के बेस पर सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल था, इनफैक्ट होता ही नहीं था। प्रिंस नरूला, वरुण सूद, उस समय भी बहुत ऑडिशन उन लोगों ने दिए, लेकिन कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रघु ने शो को छोड़ा, उसके बाद से क्या हुआ, शो ही डामाडोल हो गया। जी हाँ, उसके बाद शो की वो ऑथेंटिसिटी बची नहीं, शो बिल्कुल फेक और स्क्रिप्टेड हो गया। उसमें सिर्फ एक ही काम का आदमी था, रणविजय, जो अभी भी MTV के साथ काम कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ एज ए एम्प्लॉय काम करता है अब। उस शो से उनका वो एसोसिएशन जो पहले हुआ करता था रघुराम के समय, वो एसोसिएशन उनका उस शो के साथ नहीं है। वो अपनी सैलरी लेते हैं, शो होस्ट करते हैं और चले जाते हैं, दैट्स इट। इनफैक्ट पूरे साल में सिर्फ वो यही एक उनका काम है जिससे वो सबसे ज्यादा अर्निंग करते हैं। इसलिए शो अपने उस ऑथेंटिसिटी के साथ अब नहीं चल रहा है। अब जो सिलेक्शन होता है वो फेक है गाइस। MTV रोडीज के बहुत ही फेक ऑडिशंस होते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इन सबका ऑलरेडी टाई अप होता है, इन्हीं सबको वो ऑलरेडी मेल कर चुके होते हैं, इन्हें ऑडिशन पर बुलाते हैं और वहां से उनका सिलेक्शन होता है। पिछले सीजन हमने देखा, थारा भाई जोगिंदर नाम का एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शो के अंदर आया, वो ऑडिशन राउंड पर पहुंचा, लेकिन उसने जो बात बताई कि उन्हें उसको डायरेक्ट कॉल किया गया था कि आप आइए। अब शो क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी जिनके सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स हैं वो उनको बुला रहा है, क्योंकि टीवी अपनी ऑडियंस खो चुकी है। MTV रोडीज की अब टीवी वाली वो ऑडियंस नहीं रही है, वो सब अब यूट्यूब या सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गए हैं। तो इसीलिए वो इस तरीके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहा है कि उनके थ्रू वो उन ऑडियंस तक वापस पहुंच सके। तो इसलिए शो अब पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है, उसमें जाना आपका टाइम ऑफ वेस्ट है।
समय मैंने ऑडिशन दिया था वो रघुराम नहीं थे उस सीजन के अंदर, तो इसलिए शो उस समय वो शो फेक होना शुरू हो चुका था। उससे एक सीजन पहले प्रिंस नरूला का सिलेक्शन बहुत ही पार्शियल था, सबको पता, उसको शो जिताया गया, उसके बाद उसको स्प्लिट्सविला भेजा गया, फिर उसको बिग बॉस भेजा गया। तो इस तरीके से, क्योंकि पूरी पूरी जो वाईकॉम की टीम है और जो एमटीवी की जो टीम है वो आपस में मिलके ही काम करती है। जो एमटीवी रोडीज और एमटीवी स्प्लिट्सविला जो प्रोडक्शन हाउस बनाता है कॉलोजियम, वही बिग बॉस को भी बनाता है, वो सेम टीम ही काम करती है। इसलिए हमने हमेशा देखा है कि एक या दो कंटेस्टेंट हमेशा एमटीवी के किसी भी रियलिटी शो से बिलोंग करते हुए बिग बॉस तक पहुंच जाते हैं, वो एक यही रीजन होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत ही जेन्युइन तरीके से पहुंचे हैं कि उन्होंने उस शो के अंदर कुछ किया है और थोड़ा बहुत अपना इनपुट दिया है, उन्होंने इतना एंटरटेनमेंट दिया है कि लोग उन्हें बिग बॉस वाले प्लेटफॉर्म पर भी देखना चाहें। लेकिन अब एमटीवी रोडीज बिल्कुल फेक है, मेरे सीजन में भी बिल्कुल फेक था। मेरा जो ऑडिशन था बिल्कुल स्क्रिप्टेड ऑडिशन था। टीम ने मेरे को पहले ही ब्रीफ कर दिया था कि आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है, और मैंने भी उन्हें मेरी स्क्रिप्ट बता दी थी। मैंने एक हल्के से स्क्रिप्ट तैयार करके लेके गया था कि मैं इस तरीके का एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करना चाह रहा हूं। उन्होंने देखा कि स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग है, उन्होंने बोला ओके गो कैरी ऑन, और बस थोड़ा सा उन्होंने अपना इनपुट दिया कि आपको इस तरीके से काम करना होगा। और एक और बात, उन्होंने मेरा ऑन एयर टीवी पर टेलीकास्ट करने से पहले मुझसे परमिशन ली थी, और उन्होंने उसके लिए मेरे को हैंडसम अमाउंट भी पे किया था। तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो अमाउंट मैंने उनसे रिसीव किया, दैट्स वाई उन्होंने वो वहां पर एयर किया। इसलिए फैब 2025 के अंदर भी उन्होंने वो एपिसोड को वापस अपने चैनल के ऊपर डाला। 2016 का वो एपिसोड 2025 में भी वो लोग डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अलग अलग जगह लोग उसका रील से शॉर्ट बना के डाल रहे हैं। तो उसी के थ्रू मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि भाई आपने जो वहां पे बात की थी क्या वो सच है, ये जो आपने वहां पर अपना प्रोफेशन बताया था जिगलो, सॉरी, उन्होंने, कि लोग पूछते हैं कि मैंने वहां पर अपना प्रोफेशन बताया था जिगलो। ब्रदर, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं होता है। मैंने आज तक ऐसे किसी प्रोफेशन के किसी आदमी को भी नहीं देखा है, ना मैं खुद कभी इस प्रोफेशन में था। वो एमटीवी रोडीज की स्क्रिप्ट थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्ले किया था। उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा बात भी नहीं की थी। उनकी कोशिश थी, उन्होंने मेरे को इनफैक्ट ये बोला था कि आपको अब नहीं, हम नेक्स्ट सीजन में या किसी और सिटी से हम आपको सेलेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो शायद उन्होंने मेरा यूज ही किया हो एक तरीके से, सिर्फ अपने चैनल पर व्यूज और कुछ अपने चैनल पर व्यूज और अपने टीआरपी के लिए उन्होंने उस समय में उस वीडियो को यूज किया, और वो अभी भी सेम यूज कर रहे हैं। लेकिन अब मैं ना उनसे मेरा कोई गिला शिकवा है, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ चुका हूं अपनी लाइफ के अंदर, और वो शो तो अपने डाउनफॉल के ऊपर पहुंच ही चुका है। उस समय मेरे ऑडिशन के टाइम 4 लोग थे जजिंग पैनल पर, रणविजय सिंघा, नेहा धूपिया, करण कुंद्रा, नाम भी भूल गया हूं। सोचिए उस आदमी ने क्या किया अपनी लाइफ में कि उसका नाम भी मेरे को सोचना पड़ा। और अनदर वन, सुशील कुमार, 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट एंड नाउ इन जेल। ये उनकी अचीवमेंट थी। हाँ, उन्होंने देश के लिए किया, हम सबको गर्व था, लेकिन उन्होंने उसके बाद जो किया उसके ऊपर हम सबको शर्मिंदगी भी है। ना उन्हें अपना आइडल मानता था, क्योंकि उस समय वो ऑथेंटिक था वो आदमी उस शो के ऊपर, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये क्या शो है, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहा है, एंटरटेनमेंट सेक्टर को देख रहा था उस समय, कि एज अ जज उनको बस डमी की तरह वहां बिठा दिया गया था। उनके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए, ही वो जस्ट रिएक्टिंग कि क्या मैं रिएक्ट करूं। उसी समय आप नेहा धूपिया को देखिए मेरे वाले ऑडिशन में, किस तरीके से ओवर एक्टिंग की दुकान वो लेडी, इतनी ओवर एक्टिंग जो उन्होंने फिल्मों में की वही रियलिटी शो में कर रही है। अभी भी क्या कर रही है, सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग के नाम पर उन्होंने क्या किए, जूली की है, और जूली मूवी किस लिए याद रखी गई हम सबको पता है, बस उनके वो सेंसेशनल बोल्ड सीन्स, दैट्स ऑल। इतना सा ही करियर है नेहा धूपिया का। रणविजय, एमटीवी रोडीज उन्होंने जीता नहीं, रघुराम ने बताया कि वो शो के कंटेस्टेंट थे, जीते वो भी नहीं थे। वो करते रहे लगातार 20-30 सालों, 20-25 सालों से इस शो के साथ है, वो नौकरी कर रहे हैं अपनी एक तरीके से। साल में एक प्रोजेक्ट आता, उस पर काम करते, अपने पेमेंट लेते, साल भर उनका वही, उनका एनुअल पे अगर आप देखोगे तो वो शायद 20-25 लाख इस शो से कमाते हैं। उससे ज्यादा शायद कोई एक आईआईटीएन बाहर किसी आईटी सेक्टर के अंदर अर्न कर रहा होता है। उसके अलावा करण कुंद्रा पता नहीं कौन से शो में कहाँ खाना बना रहा है आजकल, इतना। उसका भी एक शो आया था, वैम्पायर डायरीज से रिलेटेड उन्होंने एक शो बनाया था स्टार प्लस पर, जहां पर उन्होंने डेमिन सेल्वेटोर का डमी या क्या कहें स्पूफ ही प्ले किया है। मतलब इतना घटिया
कोई किसी को पोर्ट्रे कर सकता है तो करण कुंद्रा ने दिखा दिया। करण करण नाम के सारे सारे वाहियात एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं तो एक करण जौहर है और एक करण कुंद्रा है। करण कुंद्रा इतना घटिया एक्टर 5 से 6 शो बंद करवा चुका है। एक शो वो 1 साल से ज्यादा कंटिन्यूटी में नहीं दे सकता है, इसलिए ओवर एक्टिंग कर रहा था इस शो के अंदर भी, तो बाहर हो गया। अब एक नई गैंग आई हुई है, नेहा धूपिया कांस्टेंट है, उसका भी बस एक ही काम बचा हुआ है, वो चाहती है कि रणविजय अगर शो छोड़ दे तो वो उसको रिप्लेस कर ले। प्रिंस नरूला नेपोटिज्म का एक अनदर नेक्स्ट लेवल, प्रिंस नरूला, वरुण सूद, ये 2 के 2 अगर रघुराम होता कभी सिलेक्शन नहीं होता। स्क्रिप्टेड शो है, दैट्स व्हाई वो लोग सेलेक्ट हो गए। एक्टर बिलो एवरेज, करण कुंद्रा एवरेज, रणविजय एक्टर अच्छा है, वो अच्छी एक्टिंग की है उसने, हमने सलमान खान के साथ उनकी फिल्म आई थी, हमने उसमें देखा एक्टर अच्छे हैं, ही इज अ गुड। नेहा धूपिया ओवर एक्टर। रिया चक्रवर्ती बात भी नहीं करेंगे उसके बारे में। सुशील कुमार ग्रेट स्पोर्ट्समैन, ग्रेट क्रिमिनल। तो गाइस ये है इस शो का ब्रीफ। मेरे उस ऑडिशन से लेके अगर आपको और कोई सवाल हो या आप और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में आके मेरे को बताइए, मैं सबके रिप्लाईज करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा। अगर आपके कोई भी जवाब हो कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मत लो वहां सिलेक्शन।